हेलो एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट। बट इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पंचायत राज एक्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि यूपी हायर जुडिशरी एंड यूपी लोअर जुडिशरी में अभी तक पूछे गए हैं। तो इन एक्ट के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम लोग यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट स्टार्ट करेंगे। और यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट के अंडर आज की क्लास में हम लोग इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि इसके अंदर कौन सी बॉडीज होती है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, इनका इलेक्शंस कैसे होता है, इनके फंक्शंस क्या हैं। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी पंचायत राज एक्ट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट। तो पंचायत राज एक्ट के सैलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो जैसा कि हमने इस क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि किसी भी एक्ट के सैलिएंट फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो उस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस होता है वो उसके सैलिएंट फीचर्स के अंदर आता है। और साथ ही साथ जो मेन प्रोविजंस होते हैं उस एक्ट के, वो सारे प्रोविजंस भी आपके सैलिएंट फीचर्स के अंदर आते हैं। तो इस एक्ट के अंदर आप सबसे पहले इसका ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बता सकते हो, डेवलपमेंट करना है विलेज एरिया का। सेकेंड हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्राम सभा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। तो ये सारे आ जाएंगे हमारे इसके सैलिएंट फीचर्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है कि कितने टर्म्स के लिए ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसके हेड कौन होंगे, और इसके साथ साथ ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होंगे, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये सारे हमारे इसके सैलिएंट फीचर्स इस एक्ट के आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाट आर द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? डिस्कस द इफेक्ट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिज अमेंडमेंट ऑन यूपी पंचायत राज एक्ट एंड यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट 1916। तो ये हमारे 2003 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट आया था यूपी पंचायत राज एक्ट पे, और उस एक्ट से क्या लाया गया था। तो 73rd अमेंडमेंट से आपको भी पता है कि पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था। तो आप अपने आंसर के राइटिंग का शुरुआत इससे कर सकते हो कि 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज सिस्टम। इससे पहले उसको स्टैट्यूटरी राइट मिला हुआ था, वो एक स्टैट्यू के थ्रू इसको क्रिएट किया गया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। बट 73rd अमेंडमेंट से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशन से रिकॉग्निशन मिली, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला। तो इसके अंडर आप सबसे पहला पॉइंट यही होगा। और फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसके अंडर होगा कि पार्ट 9 के थ्रू एक नया चैप्टर ऐड किया गया था जिसको पंचायत राज बोलते हैं। उस एक्ट के अंडर जो भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 243 to 243O तक प्रोवाइड किया गया है। तो इस नेक्स्ट पॉइंट इसका चैप्टर 9 आर्टिकल नंबर 243 से 243O तक प्रोवाइड किया गया है। ये O है, इसको जीरो नहीं समझना। तो 243 से 243O तक पंचायत राज सिस्टम के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया, और साथ ही साथ एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया था, शेड्यूल 11। तो ये हमारे 73rd अमेंडमेंट से आया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 74th अमेंडमेंट पे। तो 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपैलिटीज एक्ट को लाया गया था, और 74th अमेंडमेंट से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इनको मिली थी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन। उससे पहले इनको स्टैट्यू के थ्रू ही रिकॉग्नाइज किया जाता था। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। फिर उसमें आप चैप्टर 9A ऐड कर सकते हो। चैप्टर 9A ये 74th अमेंडमेंट से आया था। इसके आर्टिकल नंबर्स हैं आपके 243P से 243ZG तक, और इसके अंदर शेड्यूल 12 प्रोवाइड किया गया है। तो ये इसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो इस एक्ट के हैं। और साथ ही साथ अब इन एक्ट्स में क्या चेंज आया था, तो 92 में तो इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को 92 में लाया गया था। और 94 में यूपी के ये दोनों एक्ट को अमेंड किया गया, इन दोनों एक्ट को 94 में अमेंड किया गया। और मेजर चेंजेज किए गए थे इस एक्ट के अंडर में, इसको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के इन लाइन लाना था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया था, उसके अकॉर्डिंग लॉ बनाने के लिए इनमें मेजर चेंज किए गए थे 94 में। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट अ नोट ऑन ग्राम सभा एंड इट्स एस्टेब्लिशमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन बताओगे। डेफिनेशन कहाँ है? आर्टिकल 243B के अंडर में, और साथ ही साथ सेक्शन 2G के अंडर में।
2G इस एक्ट की बात कर रहे हैं और ये आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो आर्टिकल 243B ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड करता है कि हमारा ग्राम सभा क्या होगा। तो इसके अकॉर्डिंग और 2G के अकॉर्डिंग वो सभी मेंबर्स ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे जिनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में इनरोल है। जिनका नाम वहाँ के वोटर लिस्ट में इनरोल नहीं है वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स नहीं होंगे। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इसकी इस्टेब्लिशमेंट कैसे की जाती है। तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट सेक्शन 3 के अंडर प्रोवाइड की गई है और इसके इस्टेब्लिशमेंट कौन करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और लास्ट में आप इस आंसर को कंक्लूड करने के लिए ऐड कर सकते हो इस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है कि विलेज एरिया को डेवलप करना है। क्यों ऐसे करना है, तो इनकी हेल्प लेके करनी है। गवर्नमेंट को जो भी डेटा वगैरह है प्रोवाइड करनी है कि क्या डेवलपमेंट स्कीम हो सकती है यहाँ पे पॉसिबल, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करनी है, वैसे प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे यहाँ भी आंसर ये कंप्लीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द प्रोविजन ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट राइट अ नोट ऑन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ ग्राम सभा। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंबर डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं ग्राम सभा के। तो ग्राम सभा के मेंबर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं कि अगर वो इंडिया के सिटीजन नहीं रहे तो। सेकेंड पॉइंट है कि वो अनसाउंड माइंड के हो गए, या फिर थर्ड है कि लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। तो ये ग्राउंड हो सकते हैं, या फिर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, या फिर वो किसी भी तरीके के ऐसा एक्ट करते हैं जिसके वजह से लॉ उनको डिस्क्वालीफाई कर देता है कि इनका नाम अब वोटर लिस्ट में ना रहे। तो फिर उनका नाम वहाँ वोटर लिस्ट से हट जाता है और डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं ग्राम सभा के मेंबर बनने से। ये आपको मिलेगा सेक्शन 9 के अंडर में। सेक्शन 9 प्रोवाइड करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, तो ये आपको मिलेगा सेक्शन 11 के अंडर में। ये सेक्शन 9 इसका है, ग्राम सभा के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, और फंक्शन आपको मिलता है सेक्शन 11 के अंडर। और सेक्शन 11 में क्या क्या फंक्शंस करती है ग्राम सभा, तो अगर कहीं पे कोई पब्लिक वर्क चल रहा है तो उसके लिए लेबर वगैरह प्रोवाइड करना, वॉलेंट्री लेबर मेनली प्रोवाइड किया जाता है। आप किसी को फोर्सफुल लेबर तो करा नहीं सकते हो, तो जो वॉलेंट्रीली एग्री करता है कि हाँ किसी पब्लिक वर्क में वो असिस्टेंट करना चाहते हैं तो फिर वो असिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंडर की कोई भी डेवलपमेंट स्कीम है तो उस डेवलपमेंट स्कीम को गाँव के लोगों के बीच में प्रमोट करना, उसका बेनिफिट लोगों तक पहुँचाना। जो बेनिफिशरीज हैं किसी भी स्कीम के बेनिफिशरीज कौन कौन हो सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उन तक उस जो भी बेनिफिट्स आ रहे हैं किसी भी स्कीम के उन तक प्रोवाइड करना। ये मेन फंक्शन होता है किसी भी ग्राम सभा का। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट राइट अ नोट ऑन मीटिंग एंड फंक्शन ऑफ ग्राम सभा। तो फंक्शन तो अभी हमने डिस्कस कर लिया ग्राम सभा के क्या क्या फंक्शंस हैं। अब आ जाते हैं मीटिंग्स पे। तो इसकी मीटिंग्स दो तरीके की होती है, एक जनरल मीटिंग होती है, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग होती है। जनरल मीटिंग क्या होती है, तो जनरल मीटिंग साल में 2 बार होगी और उन दोनों मीटिंग का नाम क्या है, तो रबी मीटिंग एंड खरीफ मीटिंग। तो जब रबी क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो मीटिंग हेल्ड की जाती है उसे रबी मीटिंग बोलते हैं, और खरीफ क्रॉप्स हैं उनकी हार्वेस्टिंग के बाद जो मीटिंग होती है उसे खरीफ मीटिंग बोलते हैं। और ये दोनों मीटिंग कंपलसरी, ये जब भी इन फसल्स की हार्वेस्टिंग हो जाएगी उसके बाद ये मीटिंग होनी ही है। नेक्स्ट आ जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो भी अगर कोई लगता है किसी पर्सन को कि इस मैटर पे सीरियस डिस्कशन किया जाना चाहिए तो फिर वो नोटिस देके सीरियस उस मैटर पे डिस्कशन के लिए मीटिंग कन्वीन कर सकता है। बट उसके लिए कोरम क्या है, तो 1/3 मेंबर्स उसके लिए अग्री होने चाहिए ग्राम सभा की हाँ इस मैटर पे डिस्कशन चाहिए, तो वहीं इसके ऊपर किसी भी तरीके का डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो ऊपर हमने अभी जितना कुछ डिस्कस किया था वो ग्राम सभा से रिलेटेड था। अब आ जाते हैं ग्राम पंचायत पे। तो ग्राम पंचायत के रिगार्डिंग आपको डेफिनेशन कौन से सेक्शन में मिलता है, तो इसके रिगार्डिंग सेक्शन 2H में ग्राम पंचायत डिफाइन किया गया है। तो ग्राम पंचायत क्या होता है, तो जो विलेज को हेड कर ग्राम सभा होते हैं उनके द्वारा मेंबर्स जो मिलके बनते हैं किसी भी एरिया को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ग्राम पंचायत के अंडर। तो और उससे पहले एक यहाँ मीटिंग में एक और पॉइंट आपको रह गया कि मीटिंग के अंडर आप कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करोगे, टॉपिक ऑफ डिस्कशन। तो जो भी मीटिंग होगी रबी मीटिंग एंड खरीफ मीटिंग उसके अंदर जो डिस्कशन किया जाता है उसके अंदर सबसे पहला होगा कि जो भी एनुअल स्टेटमेंट्स वगैरह हैं
कि हाँ इतने पैसे आए थे, इतने खर्च किए गए, इस स्कीम पे खर्च किए गए। साथ ही साथ जो पब्लिक पीस एंड हार्मनी है उसको मेंटेन करने की बात करते हो, आप आपस में भाईचारा बढ़ाने की बात करते हैं। जो भी डेवलपमेंट स्कीम आए हुए हैं उनके बारे में आप लोगों को अवेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मीटिंग्स में हेल्ड की जाती हैं। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। तो सेक्शन 2H में ग्राम पंचायत डिफाइन किया गया। ग्राम पंचायत क्या होता है, जो कि सेक्शन 12 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है सेक्शन 12 के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस एरिया के जो भी विलेज हैं उसका नाम रख दिया जाता है, उस नाम से वो ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अब आ जाते हैं ग्राम पंचायत तो कॉन्स्टिट्यूट हो गया, अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस की लिस्ट हमने तो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो वो भी आप उसके अंडर इंक्लूड कर सकते हो। और फंक्शन पे आने से पहले आप इसके टर्म्स प्रोवाइड कर सकते हो कि इसका टर्म कितना दिन का होता है। 5 ईयर का टर्म होता है, टर्म 5 ईयर्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हो। और फंक्शंस की जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है कि डेवलपमेंट ऑफ फिशरी, डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ऐसी जो भी लिस्ट वगैरह हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आप उस लिस्ट से कोई भी 10 पॉइंट याद कर लो। अगर आप 15 के 15 याद कर ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप उसमें से 10 भी याद कर ले रहे हो, 7 या 8 भी याद रख रहे हो, तो मोर देन एनफ है। आप उससे भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इस एक्ट के अंडर जितने भी प्रोवाइड किए गए हैं फंक्शंस आप उन सबको याद करो, क्योंकि सबको याद करने का कोई पर्पस है नहीं, उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, उल्टा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। अगर वो जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, तो आप 5 नंबर के क्वेश्चन में आप अगर 10 फंक्शन लिख के आते हो तो भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। या फिर आप उसमें 25 फंक्शन लिख के आ रहे हो तो भी ऐसा नहीं होगा कि 5 में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे या फिर 7 नंबर मिल जाएंगे। 5 में आपको मैक्सिमम 4.5 या 4 ही मिलेगा। तो अगर आप 10 लिख के आते हो तो आपको 4 मिलेगा, और आप 15 या फिर 25 लिख के आ रहे हो तो 4.5 मिलेगा। तो आधे नंबर के लिए इतने ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। आधे नंबर को आप कहीं अदर टॉपिक के अंडर में एक्स्ट्रा मार्क्स ले सकते हो, उस आधे नंबर को आप 1 नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे आपको करना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन ग्राम पंचायत। ये तो हमारा इस क्वेश्चन के साथ ही कवर हो जाता है। फिर 9th क्वेश्चन है हमारा एज पर द प्रोविजन ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट राइट अ नोट ऑन ग्राम पंचायत। तो इसमें भी वही बातें आ जाएंगी। सबसे पहले आप ग्राम पंचायत डिफाइन करोगे तो सेक्शन 2H का रेफरेंस दोगे। फिर सेक्शन 2H में जैसा प्रोवाइड किया गया सेक्शन 12 में कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। उसको कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा तो उसके लिए आप सेक्शन 12 के प्रोविजंस एक्सप्लेन कर दोगे, और फिर आप इसके टर्म्स एक्सप्लेन कर दो कि ये 5 साल के लिए होगा। इसको हेड ग्राम पंचायत प्रधान करते हैं, और इसके साथ अदर मेंबर्स होते हैं। अब अदर मेंबर्स में कितने मेंबर्स हो सकते हैं, तो अगर 1000 तक पॉपुलेशन है तो 9 मेंबर्स होंगे। 1000 से 2000 के बीच में पॉपुलेशन है तो 11 मेंबर होंगे, और 2000 से 3000 के बीच में है तो 13 मेंबर, और 3000 से ज़्यादा हैं तो 15 मेंबर। और फिर ऐसे जो भी प्रोविजन है ग्राम पंचायत से रिलेटेड आप इसमें साइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत इन्यूमरेटेड अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। तो ये हमारे हायर जुडिशरी का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि लोअर जुडिशरी एंड हायर जुडिशरी में दोनों में ही सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। दोनों में ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा डिफरेंट है, क्योंकि ये एक्ट लिमिटेड एक्ट है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ थ्योरेटिकल पूरा एक्ट है, इसमें अप्लाइड क्वेश्चंस की बहुत कम चांसेज होते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों जगह पे सिमिलर क्वेश्चन से मिलेंगे। और जैसा कि फंक्शंस हमने अभी डिस्कस किया था कि आप उसमें से कोई भी 10 फंक्शन याद रख लेते हो, मोर देन एनफ है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। तो इसकी लिस्ट हमने फर्स्ट क्लास के अंडर आपको प्रोवाइड करा दी है, तो आप एक बार उसको रेफ़र कर सकते हो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के अंडर में, कि एक हमारी परमानेंट बॉडी होती है, एक टेम्प्रेरी बॉडी होती है। टेम्प्रेरी इन द सेंस 5 साल के लिए होती है, फिर 5 साल में डिजॉल्व हो जाती है, जबकि ग्राम सभा डिजॉल्व होती ही नहीं है। ग्राम सभा के अंडर आपको किसी भी तरीके का इलेक्शन नहीं करना पड़ता है। जो भी मेंबर 18+ हो जाते हैं, जिनका नाम वोटर लिस्ट में इनरोल हो जाता है उस एरिया के, वो ग्राम सभा के मेंबर बन जाते हैं। जबकि ग्राम पंचायत के लिए आपको इलेक्शन किया जाता है, और उस इलेक्शन के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। तो ऐसे जो भी लिस्ट है आप उस लिस्ट से एक बार याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर द प्रोविजन ऑफ यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 राइट अ नोट ऑन इलेक्शन ऑफ प्रधान ऑफ द ग्राम पंचायत। ये 2018 का क्वेश्चन है। तो जो हमारा लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंडर पूछा गया था कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन जो प्रधान होते हैं उनका इलेक्शन कैसे होता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविज़न दिया हुआ है सेक्शन 11B के अंडर में।
सेक्शन 11B। सेक्शन 11B प्रोवाइड करता है कि जो ग्राम सभा के जितने भी मेंबर्स हैं वो प्रधान को इलेक्ट करेंगे, और इसके इन इलेक्शंस का सुपरविज़न कौन करता है? तो इन इलेक्शन का सुपरविज़न स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। इसके लिए आपको प्रोविज़न मिलेगा सुपरविज़न ऑफ इलेक्शन, ये सेक्शन 12B के अंडर मिलेगा, और जो डीएम इसको असिस्ट करेगा उसके लिए मिलेगा सेक्शन 12B(C) के अंडर में, और इसके टर्म्स होते हैं 5 ईयर्स। तो आई होप आप इतना आंसर इसमें लिख दोगे तो ये मोर देन एनफ है, क्योंकि इससे ज़्यादा इसके अंडर आप कुछ इंक्लूड कर नहीं सकते हो, और आप इसके बाद इसमें कुछ भी ऐड करोगे वो सारे अननेसेसरी पॉइंट्स होंगे, उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, उल्टा निगेटिव इंप्रेशन डाल सकते हैं। तो आप अपना आंसर लिमिटेड रखो कि जितना पूछा जा रहा है उतना ही आंसर करो। ऐसा नहीं कि अगर पूछ कुछ रहा है आप उसमें जितना भी आप जानते हो उससे रिलेटेड सब कुछ लिख के आ जाओ। तो जो पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर करो तो बेटर रहता है। नेक्स्ट है हमारा एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट 1947। वो ये तो राइट अ नोट ऑन इलेक्शन फॉर द ग्राम प्रधान एंड उप प्रधान। तो उप प्रधान का तो प्रोविज़न अब ओमिट हो चुका है, अब उप प्रधान का कॉन्सेप्ट रह नहीं गया हमारे पंचायत एक्ट के अंडर में, बट 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और उसके बाद इसको हटाया गया है। तो अब हमारे लिए उप प्रधान कोई मायने नहीं रखता, हमारे लिए जो मेन है वो प्रधान ही है, और प्रधान से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वही है। तो ये तो प्रधान वाला आप फिर से रिपीट हो गया, आप उसको एक बार देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द ग्राम प्रधान अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट। ये आगे पीछे हो गया, पंचायत राज एक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग सेक्शन आपको दिया हुआ है सेक्शन 14 के अंडर में। सेक्शन 14 प्रोवाइड करता है कि ग्राम प्रधान के अगेंस्ट आप नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हो। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन लाएगा? तो उस ग्राम सभा के जो भी मेंबर्स हैं, और कितने मेंबर्स का मिनिमम चाहिए होता है कि पहले आपको 1/3 मेंबर्स जो होंगे वो एक रेजोल्यूशन लेके आएंगे, और उस रेजोल्यूशन के लाने के बाद जो ग्राम सभा है वो 2/3 मेजोरिटी से डिसाइड करेगी कि ग्राम प्रधान को रखना है या फिर हटाना है। अगर 2/3 मेजोरिटी से वो पास कर देते हैं कि इनको हटा देना चाहिए, तो फिर हमारे ग्राम प्रधान वहाँ से हटा दिए जाएंगे। बट अगर 2/3 मेजोरिटी इनको सपोर्ट नहीं करती है, वो चाहती है कि वो ग्राम प्रधान बने रहें, उनके रिमूवल के फेवर में नहीं है, तो फिर ग्राम प्रधान बने रहेंगे। तो अब इसके साथ साथ इसमें एक प्रोवाइजो है कि आपको ये जो नोटिस देना है 15 दिन पहले एटलीस्ट देना होगा, और उसके बाद वो मीटिंग कन्वीन की जाएगी। और साथ ही साथ 2 रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं इसके अंडर कि ये जो आपका रिमूवल है, जो ग्राम प्रधान का इलेक्शन हो रहा है उसके 2 साल के अंदर अंदर आप नहीं ला सकते हो। एटलीस्ट आपको 2 साल वेट करना होगा, ग्राम प्रधान इलेक्ट होकर आए और उनके 2 साल इलेक्ट होने के 2 साल बाद आप ये रेजोल्यूशन ला सकते हो, उससे पहले नहीं ला सकते हो। और सेकेंड रिस्ट्रिक्शन ये है कि अगर आपका एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है तो फिर आप सेकेंड नो कॉन्फिडेंस मोशन एटलीस्ट 1 साल बाद लाओगे। ऐसे नहीं कि आप हर दूसरे दिन लेके आ रहे हो नो कॉन्फिडेंस मोशन। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट फॉर कैरिंग आउट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द ग्राम प्रधान? डिस्कस द रेलेवेंट प्रोविजन एंड केस लॉ इफ एनी। तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। ये हमारा लोअर जुडिशरी का क्वेश्चन था, ये हायर जुडिशरी का था। 2014 में ये हायर जुडिशरी में पूछा गया, और 2015 में ये हमारा पूछा गया था लोअर जुडिशरी के अंडर में। तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा सिमिलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हायर जुडिशरी में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, वही सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पे आपको लोअर जुडिशरी में नेक्स्ट ईयर पूछे जाते हैं। तो अभी जो भी हमारा एग्जाम हुआ है हायर जुडिशरी का, आप उसके क्वेश्चन पेपर एक बार देख लो, और उस क्वेश्चन पेपर से भी आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि वही पूरा क्वेश्चन पेपर आपको वापस से आ जाएगा, बट एक्सपेक्टेड है कि ऐसा पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रधान ऑफ विलेज। तो फिर से वही ये हायर जुडिशरी में फिर से पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मोड एंड मैनर प्रोवाइडेड इन यूपी पंचायत राज एक्ट 1947 फॉर मेकिंग अरेंजमेंट फॉर एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ प्रधान इज वैकेंट। आंसर रेफरिंग टू स्टैट्यूटरी स्कीम ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट। ये हमारे हायर जुडिशरी के क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर पंचायत के ऑफिस में किसी भी तरीके की वैकेंसी आती है, प्रधान अगर नहीं रहते हैं, तो फिर क्या होगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविज़न मिलेगा सेक्शन 12H के अंडर में।
ये सेक्शन हम बार बार आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको सुन सुन के भी याद हो जाए, क्योंकि आप ये तो इसमें आप कुछ बहुत अलग से नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। ये पूरा बेयर एक्ट नहीं, आप इसमें से बेयर एक्ट पढ़ोगे, बेयर एक्ट को इंटरप्रेट करोगे अपने वर्ड्स में, और आंसर में आप बेयर एक्ट या फिर अपनी लैंग्वेज में बेयर एक्ट को लिख के आओगे। इसमें आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ एज लेने के लिए नहीं है। तो एटलीस्ट आप अगर सेक्शन नंबर के साथ उस प्रोविज़न को साइड करते हो तो फिर आपको एक एडेड एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको पास ना बहुत ज़्यादा केस लॉ मिलेगा, ना इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको डॉक्यूमेंट्री या फिर मिल जाएगी या फिर कोई कमेंट्री मिल जाएगी जिसको आप एक बार पढ़ लिए और उसमें से आपके अलग अलग पॉइंट्स निकाल लोगे। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डेड सब्जेक्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। वैसे अब तो इसकी वेटेज बढ़ गई है काफ़ी, अब हमारे लोकल और 150 नंबर के हो गए हैं। तो आप वहाँ पे एडेड एडवांटेज के लिए सेक्शन नंबर भी साइड करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रोविज़न लिख के आ गए कि हाँ ऐसे रिमूव किया जाएगा, कौन से प्रोविज़न में दिया है, कहाँ दिया हुआ है, ये आप साइड नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका आंसर एक तरह से कंप्लीट आंसर नहीं होता है। तो आंसर को कंप्लीट बनाने के लिए आपको सेक्शन नंबर भी साइड करना होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि अगर प्रधान के ऑफिस में किसी भी तरीके की वैकेंसी आ जाती है तो फिर वो कैसे फिल की जाएगी। तो इसके लिए आपको सेक्शन 12H एंड सेक्शन 12J रेफ़र करना है। ये दोनों सेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि अगर प्रधान के ऑफिस में किसी भी तरीके की वैकेंसी आती है तो क्या किया जाएगा। तो अगर कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको 6 महीने के अंदर आपको भरना है, और वो जो नया प्रधान चुन के आएगा तो वो उनका टर्म कब तक टर्म रहेगा, जब तक ग्राम पंचायत का टर्म कंटिन्यू किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यहाँ पे एक प्रधान की डेथ हो जाती है और यहाँ पे टर्म कंप्लीट हो रहा है तो यहाँ से इनको फ्रेश 5 ईयर नहीं मिलेगा, यहाँ से इनको इसी टाइम पीरियड तक का मिलेगा, इसके आगे वो नहीं जा सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दी थी, यहाँ पे एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दिया, आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। तो जो भी प्रधान है उनके टर्म जो ग्राम पंचायत के टर्म से उससे वहाँ तक जाएगी, उससे आगे नहीं जाएगी। और इसके साथ साथ एक प्रोवाइजो ये भी है कि अगर नया फ्रेश इलेक्शन होने में अगर 6 महीने से कम का समय है तो फिर प्रधान का इलेक्शन नहीं किया जाएगा, वो ऑफिस वैकेंट रहेगी और जो भी प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो उन फंक्शंस को डिस्चार्ज करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सरचार्ज अंडर द यूपी पंचायत राज एक्ट। तो सरचार्ज जैसे हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास के अंदर कि सरचार्ज वो चार्जेज होते हैं एक तरह से एडिशनल जो आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं कि आपने अगर पंचायत के कोई भी प्रॉपर्टी को लॉस किया है या फिर उस डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है, और ये जो डैमेज डिस्ट्रॉय लॉस हुआ है आपके डायरेक्ट एक्ट ऑफ नेग्लिजेंट एक्ट से हुआ है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस था वो आपके एक्ट से हुआ था। आपने नेग्लेक्ट एक्ट किया या फिर आपने अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं फुलफ़िल किया था, उसकी वजह से उसको लॉस हुआ है या फिर डिस्ट्रॉय हुआ है, तो आपको वो भी जो कंपनसेशन वगैरह आपको पे करनी होगी, तो उसे सरचार्ज कहा जाता है। इसके रिगार्डिंग आपको प्रोविज़न मिलेगा सेक्शन 27 के अंडर में। नेक्स्ट इसके पार्ट में है हु कैन फिक्स द अमाउंट ऑफ सरचार्ज। तो इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी प्रोवाइड की गई सेक्शन 27 के अंडर ही कि कौन अथॉरिटी होगा, कौन डिटरमाइन करेगा कितना अमाउंट पे करना है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फॉर फिक्सिंग चार्जेज, आंसर रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट एंड द रूल्स फ्रेम्ड देयर अंडर। तो हमारा यूपी पंचायत राज एक्ट का सेक्शन 27 में प्रोवाइड किया गया है, और अब इसको फिक्स करने का जैसा भी क्राइटेरिया है वो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, और वो उस अमाउंट को कंसीडर करेगी जो लॉस हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इसके अंडर ये आता है कि अब जो अमाउंट है वो कैसे कब तक रिकवर करने का टाइम पीरियड है, उसका लिमिटेशन पीरियड आपको 10 साल का है कि आपको 10 साल के अंदर जो सरचार्जेज है उसको रिकवर कर लो। अगर आप 10 साल के अंदर इसको रिकवर नहीं कर रहे हो तो फिर ये आपका जो भी क्लेम है नहीं क्लेम कर सकते 10 साल के बाद। बट अगर जो आप ऑफिस है वो 10 साल के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे कि आपने यहाँ पे फ्रॉड कमिट किया, यहाँ पे आपके ऊपर चार्ज लगाया गया और यहाँ पे ये 10 साल कंप्लीट हो रहा है, बट आप यहाँ से ये जो आपका ऑफिस यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपने फ्रॉड कमिट किया था, फ्रॉड फिक्स्ड 10 ईयर्स, और आप यहाँ से ऑफिस स्टार्ट किए थे और ऑफिस आप यहाँ तक हेल्ड करते हो, तो इस टाइम पीरियड तक आपसे क्लेम किया जा सकता है। या फिर अगर यहाँ से आपको ऑफिस से निकाल दिया जाता है तो इस टाइम पीरियड तक आपसे क्लेम किया जाएगा। ये आई होप आपको हमने पहले भी इसको काफ़ी बार एक्सप्लेन किया हुआ है, तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट राइट अ नोट ऑन न्याय पंचायत।
तो न्याय पंचायत अब तो ऑब्सलीट है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। वैसे 2016 का क्वेश्चन है ये, 2017 में इसको हटाया गया है। तो न्याय पंचायत के रिगार्डिंग सेक्शन 42 प्रोवाइड करता है। सेक्शन 42 में आपको मिल जाएगा न्याय पंचायत, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होगा सेक्शन 42 के अंडर ही कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है। अब इसके पंच कौन कितने होंगे, पाँच मेंबर के पंचेज होते हैं, वो इनको हेड कौन करता है, सरपंच होता है, वो डिसाइड करते हैं। तो ये सारे इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जो ऑफेंसेज जहाँ इनके द्वारा ट्राइबल हैं उसकी लिस्ट आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, बेंच ऑफ न्याय पंचायत, अपॉइंटमेंट ऑफ पंच एंड देयर टर्म्स। तो ये हमारा 2018 का क्वेश्चन है, जिसके कारण हमें इस पूरे एक्ट को अभी पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये क्वेश्चन 2018 में नहीं पूछा गया होता तो हम लोग ये न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस ही नहीं कर रहे होते, क्योंकि 2017 में हटाया गया था और 2018 में फिर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी है कि शायद आगे भी पूछ सकते हैं, बट इससे पूछना नहीं चाहिए। बट हम सिर्फ इस कंडीशन पे या इस उम्मीद पे तो नहीं जा सकते हैं कि नहीं पूछेंगे। अगर एक बार पूछें तो बार बार पूछ भी सकते हैं। तो हमें इसका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, इसलिए हमने इसको डिस्कस किया है। इसका सोल पर्पस आपको एक एकेडमिक आइडिया देना है कि न्याय पंचायत क्या है। ये हट चुका है हमारे इस एक्ट से। ये न्याय पंचायत हमारा पंचायत राज एक्ट का अब सिस्टम नहीं है। हम बार बार आपको ये रिपीट कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको इनका कोई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं जब तक इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो अब आ जाते हैं इसके बेंच पे। बेंच के रिगार्डिंग प्रोवाइड किया गया प्रोविज़न सेक्शन 49 के अंडर। सेक्शन 49 प्रोवाइड करता है कि पाँच मेंबर के पाँच जो पंचेज होंगे वो एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फिर वो उनके सामने जो मैटर आएगा डिसाइड किया जाएगा। और वो मैटर कैसा मैटर होगा, तो वो फिर जैसा कि यहाँ इस एक्ट के अंडर प्रोवाइड किया गया है, जो इनके द्वारा ट्राइबल है वो सारे मैटर्स को ये डिसाइड करेंगे। तो अब आ जाते हैं इनकी अपॉइंटमेंट पे। तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आपको सेक्शन 43 मिलेगा। सेक्शन 43 में इनके अपॉइंटमेंट का प्रोवाइड किया गया है। और इनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, तो क्वालिफिकेशंस जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है वो जैसा प्रेस्क्राइब करेगी वो ऐसा क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स हैं उनमें से ही न्याय पंचायत को मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा, जो उस क्वालिफिकेशन के अंडर फिट बैठते हैं उन सभी पर्सन्स को इलेक्ट किया जाएगा न्याय पंचायत के लिए। बट अगर ऐसा भी सिचुएशन अराइज हो जाता है कि वो जो मेंबर्स हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, इस ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो न्याय पंचायत के मेंबर्स के लिए फ़िट नहीं हैं, तो फिर ग्राम सभा के जो फिट मेंबर हैं जो उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं वो उस क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको सेलेक्ट किया जा सकता है। अब न्याय पंचायत का टर्म कितना है, तो जो ग्राम पंचायत का टर्म होता है वो सेम टर्म न्याय पंचायत का होता है। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट ऑफेंसेज आर कॉग्निजेबल बाय न्याय पंचायत कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन ऑफ द यूपी पंचायत राज एक्ट एंड व्हाट पेनाल्टीज कैन बी इम्पोज्ड। ये हमारा यूपी हायर जुडिशरी 2018 में पूछा गया है। ये लोअर जुडिशरी में पूछा गया था 2018 में और ये हायर जुडिशरी में पूछा गया था। तो आप ये देख सकते हो कि न्याय पंचायत ओमिट होने के बाद भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि आगे इससे नहीं पूछा जाएगा। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर कि जुरिडिक्शन क्या है। तो जुरिडिक्शन प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 51 के अंडर में। सेक्शन 51 प्रोवाइड करता है क्रिमिनल जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग। सेक्शन 51 के अंडर सीआरपीसी में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्याय पंचायत जिन ऑफेंस को ट्रायल करने के लिए जिन मैटर्स को ट्राई कर सकती है उन मैटर्स पे कॉग्निजेंस ले सकते हैं और उन मैटर्स को ट्राई कर सकते हैं और उस सरपंच के पास उस मैटर को सुना जाएगा जिस एरिया में हुआ है उस एरिया के सरपंच के द्वारा। ये प्रोवाइड किया गया सेक्शन 51 के अंडर। तो ये हमारा क्रिमिनल जुरिडिक्शन की बात कर रहे हैं। वहीं पे सिविल जुरिडिक्शन की बात करें तो वो सिविल जुरिडिक्शन आपको मिलता है सेक्शन 64 के अंडर में। और सेक्शन 52 प्रोवाइड करता है सेक्शन 51 क्रिमिनल जुरिडिक्शन। सेक्शन 52 प्रोवाइड करता है मैटर ट्राइबल बाइट। सेक्शन 52 में आपको एक लिस्ट मिल जाएगी। उस लिस्ट में प्रोवाइड किया गया है कि जो हमारे न्याय पंचायत है कौन कौन से मैटर्स को ट्राई कर सकती है, किन मैटर्स को नहीं ट्राई कर सकती है। और सेक्शन 53 प्रोवाइड करता है कि जैसा कि सेक्शन 1062 सेक्शन 1010 के सीआरपीसी के अंडर
डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ले सकते हैं। वैसे ही सेक्शन 53 के अंडर न्याय पंचायत में सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस ले सकते हैं। और कितने पीरियड के लिए लेंगे, तो ये 15 दिन के लिए लेंगे। और कितने अमाउंट से ज़्यादा का नहीं लेंगे, तो 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं लेंगे। तो ये सेक्शन 53 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 53 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। तो ये हमारे सेक्शन 53 में प्रोवाइड किया गया। ये हमारा हो गया क्रिमिनल से रिलेटेड। और सिविल जुरिडिक्शन, ये सेक्शन 64 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। सेक्शन 64 में प्रोवाइड किया गया है कि अगर कोई भी मैटर है जिसका अमाउंट 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो 100 रुपये से कम का अमाउंट है उन मैटर्स पे ये डिसाइड कर सकते हैं। और वो 100 रुपये से ज़्यादा का मैटर नहीं है, तो अब वो कौन कौन से मैटर हैं, तो जैसा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है और वो कॉन्ट्रैक्ट कैसी होनी चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। तो पहला इसमें कौन सा हमारे ऊपर क्लॉज लगा है कि 100 रुपये से ज़्यादा का मैटर नहीं है। सेकंड क्लॉज कौन सा लगा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो सकता है और 100 रुपये से कम की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। और ऐसे ही कुछ वेरियस और भी कंडीशंस प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 64 में, तो आप उन कंडीशंस को इसके अंडर इंक्लूड कर सकते हो। तो इसके साथ आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ हमारा ये यूपी पंचायत राज एक्ट भी कंप्लीट हो जाता है और इसके क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट। ये एक 1916 का है, बट जो इसमें मेजर चेंजेस किए गए थे 1994 के बाद किए गए थे। जो 74th अमेंडमेंट हमारा आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद इसमें मेजर चेंज किए गए थे और उसके बाद से इसमें काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है जो पहले एक्ट हुआ करता था। तो ये जो हमारा 1916 का एक्ट है, इसकी इनैक्टमेंट डेट क्या है, डेट ऑफ इनैक्टमेंट तो 11 मई है 1916 और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट इसकी है 1 जुलाई 1916। तो ये दोनों डेट इसके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो प्री में ऐसे डेट्स पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे नहीं जाते हैं, बट फिर भी पता होना चाहिए। तो अब हम आ जाते हैं इस एक्ट का आने का पर्पस क्या है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस दोनों एक्ट्स के अंदर भी डिस्कस किया हुआ था कि अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट का था कि अर्बन एरिया में डेवलपमेंट करना है, उनको अर्बन एरियाज को कैसे डेवलप करना है। यहाँ पे पंचायत एक्ट के अंदर देखा कि रूरल एरिया को डेवलपमेंट लाना है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना है। तो यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट का भी सिमिलर पर्पस है, सिमिलर रीजन है इसको लाने का कि रूरल एरिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लाना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हेल्प करेगी कैसे उस एरिया पे, लोकल एरिया में डेवलपमेंट किया जा सके, कि ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट कैसे पहुँचे। तो ये मेन पर्पस है इस एक्ट के आने का। तो ऐसे हमने इसको काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, तो इसको बहुत ज़्यादा बार एक ही चीज़ रिपीट करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत तो है नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इस एक्ट का एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। तो सेक्शन 1 प्रोवाइड करता है इस एक्ट का एप्लीकेशन एक्सटेंट एंड एक्सटेंट, ये सेक्शन 1 में प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे कि हमने यूपी पंचायत राज एक्ट के अंडर देखा था कि पूरे यूपी पे अप्लाई होता था, बट उसमें कुछ एरियाज के ऊपर नहीं अप्लाई हो रहा था, जैसे कंटोनमेंट एरिया। अगर नगर पंचायत एक्ट के अंडर में कुछ एरिया आता है वो यूपी म्यूनसिपैलिटीज एक्ट के अंडर जो आते हैं वो, और कोई गवर्नमेंट एरिया जाता है, उन सब पे ये अप्लाई नहीं होता था। बट इसके केस में ऐसा नहीं। आप इसके सेक्शन 1 में देखोगे तो इसमें दिया हुआ है इट्स अप्लाइज टू होल यूपी। ये पूरे यूपी पे अप्लाई होता है, इसमें किसी भी तरीके का एक्सेप्शन नहीं कार्व किया गया है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं निकाला गया, बट अगर इसके हम प्रोविजंस को जब देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये किन किन एरियाज पे अप्लाई होता है।
तो जैसे कि हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है कि जो पंचायत एक्ट है वो अप्लाई होता है रूरल एरिया पे, और हमारे म्यूनिसिपल एक्ट है वो अप्लाई होता है म्यूनिसिपल एरिया पे, अर्बन एरियाज़ पे। तो ये बेसिकली अप्लाई होता है अर्बन एरियाज़ के ऊपर। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि ये किसी स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट को ऐसे डिवाइड कर दिया गया, ये हमारा रूरल एरिया हो गया, ये अर्बन एरिया है, तो हमारा म्यूनिसिपल एक्ट अप्लाई होता है इस एरिया पे। तो अब जैसे कि अब यहाँ पे भी एक फर्दर बाइफर्केशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि जैसे आप ये यहाँ पे स्टेट ने डिसाइड कर दिया कि हाँ यहाँ से रूरल एरिया ख़त्म हो रहा है, यहाँ से हमारा अर्बन एरिया स्टार्ट हो जा रहा है, तो ये हमारा से यहाँ से अर्बन एरिया स्टार्ट है। तो आप कभी भी ट्रैवल कर रहे होगे तो देखोगे कि ऐसा नहीं कि यहाँ से अर्बन एरिया स्टार्ट और यहीं से पूरा डेवलप है, यहाँ पे बिल्कुल ही कायापलट हो चुका है और यहाँ पे एक कदम इधर देखो तो अलग दुनिया और दूसरी तरफ अलग दुनिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखने के लिए मिलता। यहाँ देखने के लिए ऐसा मिलेगा कि यहाँ पे आपको थोड़ा डेवलपमेंट है, जैसे कि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट का लेवल ये है तो यहाँ पे थोड़ा सा और ऊपर होगा, और थोड़ा आप अंदर जाओगे तो यहाँ पे इतना पे मिलेगा, थोड़ा और अंदर आओगे तो इतने पे मिलेगा, और फिर एक एरिया आता है कि यहाँ पे आपको डेवलपमेंट का लेवल ऐसा दिखता है। तो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो बीच का जो ये एरिया हो जाता है ना, कि ना ये तो पूरी तरीके से डेवलप्ड है कि इसको अर्बन एरिया बोलें, और ना ही ये हमारा इतना भी बैकवर्ड है कि इसको रूरल एरिया के अंडर इंक्लूड किया जाए। तो ये हमारा आ जाता है ना अर्बन में आता है ना रूरल में आता है। तो इसके लिए एक नया टर्म प्रोवाइड किया गया था, ट्रांजिशनल एरिया। तो ये जो ट्रांजिशनल एरिया का मीनिंग यहाँ पे क्या है, तो अगर इसके मीनिंग्स को हम समझने जाएं तो ट्रांजिशनल एरिया का मीनिंग होता है कि वो एरिया जो अभी अपने डेवलपमेंट के ट्रांजिशन में है, उसका अभी डेवलपमेंट होने वाला है, पूरी तरीके से डेवलप हुआ नहीं है बट अभी वो हो रहा है, तो उन एरिया को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। अब तो इसको फिर क्या बोलेंगे, ये जो हमारा एरिया बच जाता है यहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रखी है, तो ये हम इसको बोलते हैं स्मॉलर अर्बन एरिया। तो ये जो हमारा एक्ट है इस पूरे एरिया पे अप्लाई होता है। तो ये स्मॉलर अर्बन एरिया, ये इसको हम बोल रहे हैं। तो फिर अर्बन एरिया और लार्जर अर्बन एरिया किसे बोलेंगे, तो वो एरिया जहाँ पे वो फुल्ली डेवलप्ड है, कि वहाँ पे मतलब डेवलपमेंट अपने पीक पे है, कि सब कुछ अवेलेबल है, हर तरीके की फैसिलिटी वहाँ पे है, जैसे कि आप दिल्ली बॉम्बे वगैरह में देखते हो, तो वो हमारे लार्जर अर्बन एरिया या फिर फुल्ली डेवलप्ड अर्बन एरिया के अंडर इंक्लूड किए जाते हैं। तो बट हम अगर यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ इन दोनों एरिया को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद कौन से एरिया आते हैं इसके रिगार्डिंग कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो बेसिकली यहाँ पे ये पर्पस था कि जो यूपी हमारा है ये ट्रांजिशनल फेज में है या फिर ये स्मॉलर अर्बन एरियाज के अंडर आता है। अभी हमारा फुल्ली डेवलप्ड एरिया नहीं इंक्लूड किया गया यूपी म्यूनसिपैलिटी एक्ट के अंडर में। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा एक्ट है ये ट्रांजिशनल एरिया ये हो गया, ये हमारा स्मॉलर अर्बन एरिया हो गया। तो अब इस एरिया को डिवाइड करने का पर्पस क्या है, क्यों किया गया है, तो ये जो हमारा है यहाँ पे आपको कुछ कुछ विलेज जैसा मिलेगा, कुछ कुछ शहर जैसा मिलेगा। तो इसका नाम रख दिया गया है टाउन पंचायत या नगर पंचायत। नगर पंचायत। और यहाँ पे कौन सा होगा, कौन गवर्न करता है, तो म्युनिसिपल काउंसिल। और जो लार्जर एरिया होते हैं, जो अर्बन एरिया फुली डेवलप्ड हैं या फिर लार्जर अर्बन एरिया, उनके वहाँ पे क्या अप्लाई होता है, तो उनके यहाँ होता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। यहाँ पे होता है स्मॉलर अर्बन एरिया में आप देख रहे हो कि म्युनिसिपल काउंसिल है, और अगर जो डेवलप्ड एरिया की बात करें तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि एक रूरल एरिया है और उस रूरल एरिया के लिए हम पंचायत एक्ट गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है कि अगर उस अर्बन एरिया को आया तो अर्बन एरिया भी 3 तरीके से बटा हुआ है, बट हमारे म्यूनसिपैलिटीज एक्ट के अंडर इन दोनों की बात की गई है, स्मॉलर एंड ट्रांजिशनल एरिया की, इसकी बात नहीं की गई है। तो हम इसका ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करने वाले हैं, हमारे काम की सिर्फ ये दोनों चीज़ें हैं। तो हमारा जो मेन डिस्कशन होने वाला है इन दोनों टॉपिक्स के आसपास होने वाला है।
तो ये जो ट्रांजिशनल एरिया है एंड स्मॉलर अर्बन एरिया है, ये दोनों एरिया अगर जो हमारा ट्रांजिशनल एरिया है वहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह होते हैं वहाँ पे नगर पंचायत का होगा, क्योंकि ये हल्का शहर जैसा बन चुका है तो इसको नगर, और अभी भी कुछ गांव की चीज़ें अभी भी यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही तो ये पंचायत। तो यहाँ पे एक तरह से दोनों को मिलाकर रखने की बात की गई है। तो वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो ये म्युनिसिपल काउंसिल है, पूरा तरीके से डेवलप नहीं हुआ है तो इसको म्युनिसिपल काउंसिल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पे जो इलेक्शन होगा म्युनिसिपल काउंसिल का होता है। तो यहाँ पे जो होते हैं काउंसलर होते हैं। जबकि अगर हम अपर एरिया की बात करें, अर्बन एरियाज की बात करें, जो डेवलप्ड एरिया है वहाँ पे कॉरपोरेटर से गवर्न करते हैं। तो यहाँ पे आपको वार्ड कमिश्नर, पार्षद, ऐसे अलग अलग नाम से हर स्टेट्स के मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल है तो वहाँ पे जो इलेक्ट होके आते हैं, जैसे कि हम प्रधान का देखे थे ग्राम पंचायत के अंडर, कि वहाँ का कौन हेड होता है, पंचायत का हेड ग्राम प्रधान होता है। वहीं पे जैसे म्युनिसिपल काउंसिल की बात करते हैं तो म्युनिसिपल काउंसिल का हेड वैसे ही होते हैं काउंसलर। तो यहाँ पे जो इलेक्ट होके आते हैं उन्हें काउंसलर बोलते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि ये एक्ट क्या है, कहाँ अप्लाई होता है, कैसे अप्लाई होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस एक्ट के अंडर में। इस एक्ट के अंडर हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है म्यूनसिपैलिटीज़। ये डिफाइंड किया गया सेक्शन 29, इस एक्ट के सेक्शन 29 में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 29 में क्या डिफाइन किया गया है कि जो प्रोवाइड किया गया आर्टिकल 243P के अंडर में, आर्टिकल 243P। और आर्टिकल 243P में क्या डिफाइन किया गया है, तो अगर आप आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वहाँ प्रोवाइड किया गया है कि जिस एरिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है आर्टिकल 243Q के अंडर में, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243Q। और आप आर्टिकल 243Q देखोगे तो उसमें प्रोवाइड किया गया है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को, ये हमारा म्युनिसिपल एरिया के अंडर आएगा, और वो नोटिफाई कर देंगे। जब से वो नोटिफाई कर दिया जाता है तो वो हमारा म्युनिसिपल एरिया माना जाता है, वो म्युनिसिपैलिटी के अंडर आ जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हम इन दोनों का रेफरेंस देते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि आर्टिकल 243P एंड सेक्शन 29, वैसे ही सेक्शन 3A, इस एक्ट का सेक्शन 3A भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपल एरियाज की बात करें, म्युनिसिपैलिटी की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि म्युनिसिपैलिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो वहाँ भी सिमिलर चीज़ प्रोवाइड की गई है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये दोनों एक सिमिलर प्रोविज़न है। तो जब भी आप आंसर लिखोगे तो इन दोनों को मेंशन करते हुए लिखोगे। जैसे आपको म्युनिसिपैलिटी डिफाइन करने के लिए आता है तो द कंजॉइंट रीडिंग ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 9 एंड आर्टिकल 243P ऑफ Indian Constitution provides that the municipality will be the area which is provided under Article 243Q of the Constitution of India। और फिर जब इसको कैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द एरिया विच इज नोटिफाइड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट टू बी द म्युनिसिपल एरिया विल बी कॉल्ड एज म्युनिसिपल एरिया। तो वैसे कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही एक्ट के प्रोविजंस को साथ साथ लेके चलना है। सिर्फ अगर आप ऐसा नहीं है कि आप अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि म्युनिसिपल एरिया डिफाइन करने के लिए तो आप यूपी म्युनिसिपैलिटीज एक्ट मेंशन करके आ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को ओमिट कर रहे हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से ही ये डिराइव कर रहा है अपने पावर को, कॉन्स्टिट्यूशन ही इसको रिकॉग्नाइज कर रहा है और उसके बेसिस पे ये सारे प्रोविजंस को अमेंड करके किए गए हैं। तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी इंक्लूड करना चाहिए, ये आपके आंसर की क्वालिटी को और इन्हांस ही करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अब हम आते हैं इसके कंपोजिशन पे। तो कंपोजिशन कैसे होता है, कंपोजिशन तो जैसे कि हमने पंचायत एक्ट के अंदर देखा था कि ग्राम पंचायत के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कि एक प्रधान होंगे और बाकी अदर मेंबर्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पे म्युनिसिपल एरियाज के अंदर भी कंसीडर किया जाता है कि एक चेयरपर्सन होते हैं और बाकी अदर मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। तो अब वो अदर मेंबर्स कौन होंगे, कैसे होंगे,
तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, नगर पंचायत कहाँ अप्लाई होता है? ट्रांजिशनल एरिया पे। तो अगर वो ट्रांजिशनल एरिया है तो ट्रांजिशनल एरिया पे वहाँ पे जो इलेक्शन होगा उसका नाम बोलते हैं नगर पंचायत। तो नगर पंचायत के इलेक्शन में क्या मिनिमम क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कितना लोग मिनिमम होना चाहिए? तो जैसा कि हमने पंचायत एक्ट के अंदर देखा था कि मिनिमम 9 मेंबर्स होते ही हैं, पॉपुलेशन अगर 1000 से कम है तो यहाँ पे ये जो डिसाइड किया गया है, यहाँ भी ये मेनली पॉपुलेशन के बेसिस पे ही डिसाइड किया जाता है, बट यहाँ पे थोड़ा अलग है उससे कि जो मिनिमम मेंबर्स होंगे मिनिमम 10 होने ही चाहिए। कि अगर आप वार्ड बना रहे हो, कोई भी एरिया को म्यूनिसिपल एरिया के अंडर इंक्लूड कर रहे हो, तो वहाँ पे जो मेंबर सेलेक्ट होके आएंगे वो मिनिमम 10 होने चाहिए। और मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 24। तो ये दोनों नंबर आप याद रखना कि अगर कोई इलेक्शन हो रहा है किसी एरिया में, अगर ट्रांजिशनल एरिया के अंडर की बात कर रहे हैं, तो उस म्यूनिसिपल एरिया को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कि अब जैसे कि ये म्यूनिसिपल एरिया हमारा है, ये एक पूरा बड़ा सा एरिया है, तो यहाँ से अलग अलग वार्ड्स में इसको डिवाइड किया जाएगा। और ये जो वार्ड है अगर हम इसको 9 में रख देते हैं तो ये हमारा ट्रांजिशनल एरिया के अंडर नहीं इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पे हमारा म्यूनिसिपल एरिया नहीं होगा। यहाँ पे आपको एक और वार्ड क्रिएट करना होगा। 10 वार्ड होगा तो ये एक एक वार्ड होगा, उसको हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही वार्ड की नंबरिंग हो जाती है कि ये वार्ड इतना नंबर से वार्ड से ये कंटेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से इतने मेंबर्स इलेक्ट होके आएंगे। तो ये इस पूरे एरिया को आप म्यूनिसिपल एरिया बोलेंगे, उस एरिया के नाम से आप डिनोट कर देते हो कि यहाँ लखनऊ म्यूनिसिपल एरिया, या फिर जो भी एरिया है जहाँ पे ऐसे वार्ड वाइज पहले डिवाइड किया जाएगा और उस वार्ड से इलेक्ट होके आएंगे मेंबर्स, और फिर वो उस म्यूनिसिपल एरिया में अपने जो हेड होगा उसको इलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि किसी भी एरिया में मिनिमम 10 मेंबर होने चाहिए, बट उससे ज़्यादा कितने कर सकते हो आप? उसमें मैक्सिमम 24 कर सकते हो। 24 से ज़्यादा आप किसी भी ट्रांजिशनल एरिया के अंडर या फिर नगर पंचायत के इलेक्शन में 24 से ज़्यादा मेंबर नहीं रख सकते हो। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांजिशनल एरिया और नगर पंचायत से आगे बढ़ते हुए स्मॉलर अर्बन एरिया के तरफ। तो स्मॉलर अर्बन एरिया में जैसा कि हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्शन होगा उसका क्या नाम है? म्युनिसिपल काउंसिल। तो इस म्युनिसिपल काउंसिल के इलेक्शन में कितने मेंबर्स होंगे? तो इसके में मिनिमम 25 मेंबर्स होने चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई ट्रांजिशनल एरिया है तो वहाँ पे मैक्सिमम 25 होंगे। अब वहाँ पे अगर जो मेंबर्स हो रहे हैं कि वहाँ पे वार्ड्स बढ़ रहे हैं, वहाँ पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है, तो डिलिमिटेशन किया जाएगा, और डिलिमिटेशन के बाद अगर वहाँ पे वार्ड्स एक्सीड हो जाते हैं तो उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि अभी हमारा ट्रांजिशनल एरिया से डेवलप होकर अर्बन एरिया के अंडर आ गया, या फिर वहाँ के कुछ वार्ड्स को किसी दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा या दूसरे म्यूनसिपैलिटी एरिया में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि आप ट्रांजिशनल एरिया से नंबर बढ़ा दोगे। नंबर जब बढ़ेगा तो उस एरिया को आप या तो म्यूनिसिपल एरिया के अंडर इंक्लूड कर लोगे, स्मॉलर अर्बन एरिया के अंडर डाल दोगे, या फिर उसके कुछ वार्ड्स को हटा के दूसरे म्यूनिसिपल एरिया के अंडर इंक्लूड कर दोगे। वहाँ पे आप नंबर एक्सीड नहीं कर सकते हो। तो यहाँ जो मिनिमम होगा, तो किसी भी म्यूनिसिपल एरिया में मिनिमम 25 होगा, और मैक्सिमम कितना होता है इसका? तो मैक्सिमम इसके 55 मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 55 वार्ड्स हो सकते हैं किसी भी स्मॉलर अर्बन एरिया के अंडर में। तो फिर वहाँ से उनके जो चेयरपर्सन होंगे, प्रेसिडेंट होंगे, उन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो ये लोग मिलके आपस में फिर इलेक्ट करते हैं। तो ये तो इनकी कंपोजिशन हो गई। अब इसके साथ साथ इतने मेंबर्स होंगे। अब कुछ और भी अदर मेंबर्स होते हैं, जैसे कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन कौन आते हैं? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में सबसे पहले हमारे आते हैं कि उस एरिया के एमपी, एमएलए, या फिर अगर वो एमपी है राज्यसभा से हैं तो भी, या फिर वो एलएमसी है हमारे राज्यसभा विधान परिषद से। तो जिस एरिया की बात चल रही है उस एरिया में अगर उनका घर रहता है या उस एरिया में रहते हैं
तो फिर वो वहाँ के MP या MLA MLC जो भी हैं वो सब इंक्लूड किए जाएंगे, वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होंगे उस कमेटी के। और उसके साथ साथ कुछ नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं। और ये नॉमिनेटेड मेंबर कौन होते हैं? तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं इनका आर्ट, कल्चर, ऐसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि इसमें इनका नॉलेज है, और ताकि इनके एक्सपर्टीज को वहाँ पे यूज किया जा सके, और ये अपने जो भी इसका मेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बेटरमेंट के लिए यूज किया जा सके। तो इनका जो एक्सपीरियंस वगैरह है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को नॉमिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट। तो कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकती है? तो अगर हम नगर पंचायत की बात करें, नॉमिनेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, पहले हेडिंग डाल लेते हैं। तो नॉमिनेशन अगर नगर पंचायत की हो रही है नॉमिनेशन अगर नगर पंचायत की हो रही है तो फिर मिनिमम 2 लोगों को कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट, और मैक्सिमम 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। वहीं पे अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो मिनिमम 3 लोगों को और मैक्सिमम 5 लोगों को, तो इतने लोगों को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है। अगर हम नगर पंचायत की बात करें तो 2 और 3 लोगों को, मिनिमम 2 लोगों को नॉमिनेट करना है आपको, और मैक्सिमम 3 लोगों को कर सकते हो। वहीं पे अगर हम म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें तो वहाँ पे आप मिनिमम 3 लोगों को कर सकते हो और मैक्सिमम 5 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो। और इसके साथ कुछ अदर मेंबर्स हैं जिनकी लिस्ट हम आगे आपको नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं कि अब कोई भी एरिया है उसको कैसे डिक्लेयर किया जाएगा। तो वो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि कोई म्यूनिसिपल एरिया है कैसे डिक्लेयर किया जाता है, तो वो आर्टिकल 243Q में प्रोवाइड किया गया है कि ये जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो डिक्लेयर करेंगे। बट ये म्यूनिसिपल एरिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको मिलेगी सेक्शन 2(9)A के अंडर में। म्यूनिसिपल एरिया ये यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के इस सेक्शन में डिफाइंड है। और इसके अंडर जो क्या प्रोवाइड किया गया है कि वो एरिया जो डिक्लेयर किया जाता है आर्टिकल 243Q के अंडर में। और आर्टिकल 243Q में प्रोवाइड किया गया कि गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं कौन सा एरिया म्यूनिसिपल एरिया होगा। आई होप आपको इतना क्लियर है। तो अब इस एक्ट में कहाँ प्रोवाइड किया गया है, तो इस एक्ट में प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 4 के अंडर। सेक्शन 4 प्रोवाइड करता है डिक्लेरेशन ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। तो सेक्शन 4 के अंडर ये डिक्लेयर किया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो डिक्लेयर करेगी किसी भी म्यूनिसिपल एरिया को। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट बताती है कि आपको ये नॉमिनेट करना है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट बताती है गवर्नर को, और गवर्नर के थ्रू डिक्लेयर किया जाता है कि ये एरिया हमारा अब से म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा। तो ये मेन फंक्शन किसका होता है, ये गवर्नर का होता है। गवर्नर इसको नोटिफाई करेगा। और कैसे नोटिफाई किया जाता है, तो ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाता है, और उसको पब्लिश करने के बाद वो एरिया डिक्लेयर हो जाता है कि अब से ये म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आता है। तो अब इसका प्रोसेस क्या है, तो इसका प्रोसेस भी आपको सेक्शन 4 के अंडर प्रोवाइड किया गया है। तो सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग जो गवर्नर है पहले एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे, और उस ड्राफ्ट में प्रोवाइड करेंगे कि किस एरिया को म्यूनिसिपल एरिया के अंडर लाया जा रहा है, क्यों लाया जा रहा है, क्या रीज़न है। तो वो सारी चीज़ें उस ड्राफ्ट में वो इंक्लूड करेंगे, और फिर वो ड्राफ्ट पब्लिश किया जाएगा। और जब ड्राफ्ट पब्लिश हो जाएगा तो फिर वो पब्लिक के लिए ओपन होगा कि वो उस पर अपना ऑब्जेक्शंस दे सके, सजेशंस दे सके, रिकमेंडेशंस दे सके। और उसके बाद जो गवर्नर है उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि अगर किसी पर्सन का ऑब्जेक्शन है तो उसके ऑब्जेक्शन को सुना जाएगा कि क्या दिक्कत है, क्यों नहीं करना चाहिए। और उन सबको सुनने के बाद जो गवर्नर है वो डिक्लेयर करेंगे कि ये एरिया आपसे म्यूनिसिपल एरिया के अंदर आता है। और जब ये गवर्नर के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि हाँ आपसे एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है, तो फिर उसके डिक्लेरेशन के बाद ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया डिक्लेयर हो जाएगा, और वहाँ पे हमारा म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट अप्लाई होने लगेगा।
जब तक डिक्लेयर नहीं किया जाता है कि ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आता है, तब तक हमारा म्यूनिसिपैलिटी एक्ट अप्लाई नहीं होगा उसके ऊपर। ऑल्दो हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि म्यूनिसिपैलिटी एक्ट पूरे यूपी पे अप्लाई होता है, बट ये हमने देख लिया कि पूरे यूपी पे अप्लाई हो रहा है, बट पूरे यूपी के उन एरिया पे अप्लाई होगा जो कि गवर्नर के द्वारा नोटिफाई की जाएंगी कि ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया है और वहाँ पे हमारा ये एक्ट अप्लाई होगा। आई होप आपको इतना अब क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ने से पहले चलिए एक बार हम नोट्स को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज, बाकी सारे इसके बेसिक तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। इसके इनैक्टमेंट, कमेंसमेंट, ऑब्जेक्ट, पर्पस बार बार रिपीट करने की ज़रूरत है नहीं, तो इसलिए हमने डायरेक्ट टॉपिक से स्टार्ट किया है। तो म्यूनिसिपैलिटी का मीनिंग क्या है, तो सेक्शन 29 प्रोवाइड करता है, इट मीन्स द एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट रेफर्ड अंडर क्लॉज ई ऑफ आर्टिकल 243 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 243 के अंडर डिफाइन किया गया कि म्यूनिसिपैलिटी क्या होता है, और 243 में क्या डिफाइन किया गया है कि ये एक इंस्टीट्यूशन है सेल्फ गवर्नेंस का, जो कि आर्टिकल 243 क्यू में कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। तो आर्टिकल 243 पी डिफाइन करता है और आर्टिकल 243 क्यू कॉन्स्टिट्यूट करता है। आप इन दोनों टर्म्स को ध्यान रखना। डेफिनेशन आर्टिकल 243 पी क्लॉज ई के अंडर है और डिक्लेरेशन आर्टिकल 243 क्यू के अंडर, क्योंकि दोनों ही सेक्शन में आपको मिलेगा कि आर्टिकल 243 जब आप रीड करोगे तो वहाँ प्रोवाइड किया गया है कि सेक्शन 243 क्यू में जो प्रोवाइड किया गया है, बट इसका जो मेन डेफिनेशन है ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है, जो कि क्रिएट किया गया है आर्टिकल 243 क्यू के अंडर में। तो जिस इंस्टीट्यूशन को क्रिएट किया गया आर्टिकल 243 क्यू के अंडर में, उसे हम बोलते हैं म्यूनिसिपैलिटी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इट प्रोवाइड्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी एंड स्टेट दैट देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन एवरी स्टेट नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो नगर पंचायत के लिए हमने बता रखा है कि ट्रांजिशनल एरिया होते हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल्स के लिए स्मॉलर अर्बन एरिया एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए लार्जर अर्बन एरिया आते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, कि म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। तो ये सेक्शन 3A में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू इट वेयर अ म्यूनिसिपैलिटी कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ट्रांजिशनल एरिया इट इज़ नोन एज नगर पंचायत, एंड वेयर a municipality constituted for a smaller urban area it is known as municipal council. Every नगर पंचायत and so constituted shall be a body corporate। तो ये सभी जो होती हैं बॉडी कॉर्पोरेट होती हैं, और बॉडी कॉर्पोरेट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये इनको इनहेरिट किया जाएगा, इनका साथ साथ इनका परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, इनको सू किया जा सकता है, ये किसी को सू कर सकते हैं। तो ये सारे एक बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब आप यहाँ पे एक लीगल पर्सन एक तरह से क्रिएट कर रहे हो, उनके पास लीगल पर्सन के जो भी राइट्स होते हैं, ड्यूटीज होती हैं, वो इनके ऊपर भी अप्लाई होंगी। नेक्स्ट इसके कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। तो इसके कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग सेक्शन 9 में प्रोवाइड किया गया है कि जो भी होगा यहाँ पे सब इलेक्टेड मेंबर होंगे, और वो इलेक्टेड मेंबर्स का नंबर क्या होगा, तो 10 से कम नहीं, 24 से ज़्यादा नहीं नगर पंचायत में, और म्यूनिसिपल काउंसिल में 25 से कम नहीं, 55 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। पहले मेंबर्स ये होंगे किसी भी म्यूनिसिपल काउंसिल के कॉम्पोजिशन के अंडर, सबसे पहले मेंबर्स ये होंगे जो इलेक्ट होके आएंगे। सेकेंड आते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स में कौन है, ऑल द मेंबर्स ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के और विधानसभा के, रिप्रेजेंटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी विच कंप्राइज होली और पार्टली द म्यूनिसिपल एरिया। लोकसभा के वो सभी मेंबर्स और विधानसभा के वो सभी मेंबर्स जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉल करती है उस म्यूनिसिपल एरिया के अंडर में, या तो पूरी तरीके से फॉल करती है या फिर आधे फॉल करती है। अगर एक एरिया भी, थोड़ा सा भी एरिया उस म्यूनिसिपल एरिया का उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आता है, तो फिर वो उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर माने जाएंगे। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है इसके अंडर, द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑल मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा
एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद, हु आर रजिस्टर्ड एज इलेक्टर्स विद इन द म्यूनिसिपल एरिया। तो अब यहाँ पे ये इलेक्ट होके तो जाते नहीं राज्यसभा में या फिर विधान परिषद में, ये तो चुने हुए लोगों के द्वारा ही चुन लिए जाते हैं। तो फिर इनके कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो ये जहाँ पे इनका वोटर लिस्ट में नाम है जिस एरिया के, उस एरिया में के म्यूनिसिपल काउंसिल में ये मेंबर्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं फ़र्क पड़ता है कि किस एरिया से ये इलेक्ट होके आ रहे हैं, इस किस एरिया में इनका वोटर लिस्ट में नाम है उस एरिया के ये मेंबर्स होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक ही एरिया से 2 नेता आ रहे हैं, 2 MP या 2 MLA हैं, 2 MP या 2 MLC हैं, तो वो 2 MLC भी उस एरिया के मेंबर्स बन सकते हैं। फिर 4th पॉइंट है इसके अंदर, नॉमिनेटेड मेंबर हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस इन म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड हुज नंबर शैल बी इन द केस ऑफ, तो उनके पास एक स्पेशल नॉलेज या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। नगर पंचायत में 2 से कम नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं, और म्यूनिसिपल काउंसिल में 3 से कम नहीं, 5 से ज़्यादा नहीं। और 5th है द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी इफ़ एनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 104 इफ़ दे आर नॉट मेंबर्स अंडर द फॉरगोइंग क्लॉजेज। तो एक सेक्शन 104 के अंडर जो कमेटी फॉर्म की जाती है, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, तो अगर किसी भी तरीके की कोई कमेटी फॉर्म की जा रही है सेक्शन 104 के अंडर में, तो उस कमेटी के जो चेयरपर्सन होंगे वो भी इस म्यूनिसिपल काउंसिल के पार्ट होंगे। अगर कोई कमेटी नहीं फॉर्म की गई है देन वो कमेटी के मेंबर्स नहीं रहेंगे, वो कमेटी का जो चेयरपर्सन है वो नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। द पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज डी शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे शैल हैव द राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। एनी वैकेंसी इन एनी कैटेगरी मेंबर रेफर्ड इन क्लॉज A to E शैल बी नो बार टू द कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। तो जैसे कि डी में जो नॉमिनेटेड मेंबर है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, हम इनकी बात कर रहे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, ये लोग जो स्पेशल नॉलेज या स्पेशल एक्सपीरियंस रखते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, वैसे लोग हैं। उनकी टेन्योर कब तक होगी? तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट चाहे, जब तक स्टेट गवर्नमेंट रखना चाहे रख सकती है, और अगर स्टेट गवर्नमेंट हटाना चाहती है तो हटा सकती है। तो अगर किसी भी तरीके की वैकेंसी प्रोवाइड है इसके अंडर में, तो उस वैकेंसी का मतलब ये नहीं कि ये जो म्यूनसिपैलिटी है वो अपना फंक्शन नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकती। किसी की वैकेंसी के चल भी रही है, वैकेंसी है भी, तो भी वो म्यूनसिपैलिटी अपना फंक्शंस करती रहेगी और वो कॉन्स्टिट्यूट रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनिसिपल एरिया जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी टेरिटोरियल एरिया ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी उसको म्यूनिसिपल एरिया बोलते हैं। और ये सेक्शन 3 में प्रोवाइड किया गया है कि गवर्नर डिक्लेयर करते हैं कौन सा एरिया हमारा म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिक्लेरेशन ऑफ म्यूनिसिपल एरिया। म्यूनिसिपैलिटी फॉर पर्पस ऑफ यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 1916 consists 2 type of area, that is transitional area for every nagar panchayat and a smaller urban area for every municipal council. Section 3 states that the governor of the state has been empowered under Article 243 Q2 to declare any area to be within municipal area. Thereby the governor by notification under Section 3 declares any area to be transitional area or a smaller urban area and subsequently include or exclude any area in or from such transitional or smaller urban area. तो सेक्शन 3 प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है उनके पास पावर है कि वो किसी एरिया को ट्रांजिशनल एरिया फिर स्मॉलर अर्बन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और ये पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? तो ये पावर डिराइव करते हैं आर्टिकल 243Q से। तो 243Q में जो उनको पावर प्रोवाइड किया गया उसके थ्रू सेक्शन 3 के अंडर में वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सा एरिया अर्बन एरिया, स्मॉलर अर्बन एरिया आएगा, कौन सा ट्रांजिशनल एरिया होगा। तो वो किसी अदर एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं अर्बन स्मॉलर अर्बन एरिया के अंडर या फिर ट्रांजिशनल एरिया के अंडर, या फिर उसको एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नर के पास पावर है। तो इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ भी है। इन नगर पालिका परिषद सहारनपुर वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, द कोर्ट हेल्ड दैट एरिया कैन बी इंक्लूडेड इन एग्जिस्टिंग एरिया ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिल be subsequent notification under Article 243Q, but the same shall be the subject to the formalities observed under Section 4 of the Act.
तो इस केस में हेल्ड किया गया था कि किसी भी एरिया को आप डिक्लेयर तो कर सकते हो 243Q के अंडर कि ये म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा, बट जो सेक्शन 4 के अंडर प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है आपको वो प्रोसीजर भी फॉलो करना है। तो जैसे कि आर्टिकल 243Q में प्रोवाइड कर दिया गया पावर गवर्नर को कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को कि म्यूनिसिपल एरिया है, तो यह उनके पास आर्टिकल 243Q में पावर प्रोवाइड कर दी गई है जिसके थ्रू वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बट कौन से एरिया को वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा, इसके रिगार्डिंग कोई क्राइटेरिया नहीं प्रोवाइड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके रिगार्डिंग जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है वो सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड किया गया है, यूपी म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के सेक्शन 4 में प्रोवाइड किया गया है कि कौन सा एरिया हमारा म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा और कौन सा एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर नहीं आएगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोसीजर है कि पहले आपको एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करना है और उस ड्राफ्ट के बेसिस पे आपको पब्लिश करके ऑब्जेक्शंस लेने हैं, सजेशंस लेने हैं, और उसके बाद आपको कोई डिक्लेयर करना है कि ये एरिया हमारा म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा। तो सेक्शन 4 स्टेट्स दैट बिफोर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 द गवर्नर शैल पब्लिश अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन एंड इनवाइट ऑब्जेक्शन। द गवर्नर शैल पब्लिश द नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट and in a paper published in the district, or if there is no such paper in the district, in the division in which the local area covered by the notification is situated. Second है, cause it to be affixed at one or more conspicuous place within the adjacent or to the local area concerned. तो उनको पहले पब्लिश करना है ऑफिशियल गैजेट में और न्यूज़पेपर में, जिस एरिया में वो न्यूज़पेपर जाता है जहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है कि कौन सा एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर आएगा। और साथ ही साथ आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के आसपास में चिपकाना है कि अगर जहाँ से सबको दिख सके, तो एक या एक से ज़्यादा जगह जहाँ से लोगों को पता चल सके कि हाँ इसके रिगार्डिंग इसको म्यूनिसिपल एरिया डिक्लेयर करना है, तो लोगों को अवेयरनेस हो कि हाँ यहाँ पे अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप अपना ऑब्जेक्शन दे सकते हो। The governor shall invite objection thereof and shall before issuing the notification consider any objection or suggestion in writing which it receives from any person in respect of the draft within the period stated। तो आपको उस पीरियड के बीच में गवर्नर को उन सारे सजेशंस एंड ऑब्जेक्शंस को देखना है और उसको कंसीडर कर सकते हैं किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने से पहले। अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि किसी एरिया को ट्रांजिशनल एरिया के अंडर आप इंक्लूड कर रहे हो या फिर स्मॉलर अर्बन एरिया के अंडर इंक्लूड कर रहे हो। तो सेक्शन 5 प्रोवाइड्स दैट वेयर बाय द नोटिफिकेशन रेफर्ड इन सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द गवर्नर इंक्लूड्स एनी एरिया इन ट्रांजिशनल एरिया और स्मॉलर अर्बन एरिया, such area shall thereby become subject to all notifications, rules, regulations, bylaws, order, direction issued or made under this or any other enactment and in force throughout the transitional or area or a smaller urban area at the time immediately preceding the inclusion of the area। तो जिस दिन से गवर्नर ने डिक्लेयर किया कि ये एरिया अब से हमारा स्मॉलर अर्बन एरिया है या फिर ट्रांजिशनल एरिया है, बेसिकली ये म्यूनिसिपल एरिया के अंडर फॉल कर रहा है, उस दिन से ये एक्ट अप्लाई होने लगेगा। या फिर कोई अदर एक्ट अप्लाई हो रहा है तो वो एक्ट अप्लाई होगा। कोई रूल्स, रेगुलेशन, बायलॉज, अगर कुछ भी ऑर्डर वगैरह भी आ रहा है तो वो सारे ऊपर उस एरिया पे अप्लाई होने लगेंगे जिस दिन से वो नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि अब से ये एरिया म्यूनिसिपल एरिया के अंडर इंक्लूड कर लिया गया है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।